Hello friends, in this video I am going to share you about chapter atom. This chapter include जैसे आगे हमारे पास डुअल नेचर हो गया, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये तीनों जो हमारे पार्ट्स हैं ये तीनों मिलके CBSE में 10 मार्क्स का चैप्टर आता है. इस वीडियो में आपको मैं एटम्स के बारे में पढ़ाऊंगी. एटम चैप्टर भी आपको मैं 2 पार्ट्स में शेयर करूंगी. फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी जे थॉमसन मॉडल एंड सेकेंड वन इज रदर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग विद रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज एन एटम. एटम होती क्या चीज़ है. एटम इज व्हाट, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें हमारे पास क्या आ गया है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट. कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो भी ये तीनों चीज़ें होती हैं, एंड प्लाज्मा ऑल्सो, ये किस चीज़ से बनी होती है. इट इज़ बेसिकली मेड फ्रॉम एन एटम. ये जो हमारी तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा, ये सारी किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है. अब एटम के अंदर फर्दर और कौन कौन सी डिवीजन है. एटम जनरली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्रोटॉन्स, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड इसको हम P पॉजिटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन्स, इट इज रिप्रेजेंटेड एज E with a negative sign because it contains a negative sign. Third one is neutral. Neutral is represented by N having no charge, क्योंकि न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है. एटम जनरली क्या है, इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं एज वेल एज न्यूट्रॉन्स होते हैं. इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट. ठीक है, अब एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स आए थे. स्टार्टेड विद द जे थॉमसन मॉडल. इन जो हमारे पास जे थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, बोहर हो गया, इन तीनों ने अपने अपने अकॉर्डिंगली एटम्स को एक्सप्लेन किया था. सबसे पहले इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू explain you about J Thomson model. फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, J थॉमसन मॉडल. इस मॉडल के बारे में ये जो बेसिक चीज़ें हैं, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, J थॉमसन मॉडल हो गया, बोहर का मॉडल है, ये हमने सबसे पहले 9th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इसके बारे में रीकैप करवा रही हूँ कि ये बेसिकली होती क्या चीज़ें हैं, J थॉमसन होता क्या है. जे थॉमसन मॉडल था, जो जे थॉमसन था उसने अपना जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल था, उसको कंपेयर किया था विद दैट ऑफ अ प्लम पुडिंग, या फिर हम कहते हैं वाटरमेलन के साथ. इन दो चीज़ों के साथ उसने अपना एक्सपेरिमेंट को, मॉडल को रिलेट किया था. उसने क्या बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटरमेलन होता है, ठीक है, उसमें क्या आ गया, हमारे पास जो रेड ईटेबल पार्ट होता है, दैट इज पूरा जो स्फीयर होता है, रेड ईटेबल पार्ट दैट इज पॉजिटिवली चार्ज होता है. जैसे ये मेरे पास क्या हो गया, एक स्फीयर है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, दैट इज द रेड ईटेबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन. या फिर प्लम पुडिंग हो गया, जैसे कस्टर्ड होता है, उसमें जो हमारे पास येलो वाला पार्ट होता है सारा, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. और वाटरमेलन में जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं दैट आर एम्बेडेड इन इट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. और प्लम पुडिंग में जो भी हम ड्राई फ्रूट्स उसमें डालते हैं, नट्स डालते हैं, वो सारी चीज़ें, वो जो ड्राई फ्रूट्स होता है दैट एक्ट एज अ नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स. ठीक है, सिमिलरली जे थॉमसन के अकॉर्डिंगली फिर क्या हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. इन दिस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है. तो इसके बेसिकली 2 पॉइंट्स क्या थे, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. ठीक है, सेकेंड पॉइंट वाज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. एम्बेडेड मतलब उसके अंदर एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं इंसर्ट हुए हैं, एम्बेडेड इन इट. अब ये था जे थॉमसन मॉडल. अब ये फेल क्यों हुआ था, इसके फेलियर्स थे. इसके अकॉर्डिंगली जो एटम था दैट वाज नॉट स्टेबल, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था कि उसका जो एटम है वो स्टेबल कैसे है.
ठीक है, मीन्स वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है एटमॉस्फेयर या हमारे मतलब जो भी हमारे आसपास जो एटम्स है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में, वो एटम्स है कैसे, किस तरीके से स्टेबल है, कि हाउ एटम्स आर स्टेबल। इस चीज को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। सेकंड था जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया था इसके बाद में, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो जे थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कैसे स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है वो कैसे होती है। फेल टू एक्सप्लेन। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वॉज, इसके बाद ये हमारे पास सारा क्या है, जे थॉमसन मॉडल है। ठीक है, एक बार मैं वापस से इस जे थॉमसन मॉडल को रिकैप करवाती हूँ। जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट था या मॉडल था, उसको कंपेयर किया था विद द वाटरमेलन, जिसके पास था क्या, रेड ईटेबल पार्ट वॉज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव वॉज इलेक्ट्रॉन्स। इसके फेलियर्स क्या है, he was not able to explain why atom were stable, and the second failure was that it failed to explain Rutherford scattering experiment. Now after this topic I am going to explain you about Rutherford scattering experiment. Now our next topic is Rutherford scattering experiment. इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब जे थॉमसन के बाद नेक्स्ट मॉडल वॉज रदरफोर्ड का मॉडल आया था, जो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा था। इसने क्या बोला था, इसने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में मॉडल को प्रेजेंट करने से पहले इसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इसकी जो थिंकिंग थी कि मेरा एक्सपेरिमेंट ऐसे होगा वैसे होगा, उसमें ये ऑब्जर्वेशन आएंगी वैसी आएंगी, बट जब इसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी दैट वाज टोटली ऑपोजिट टू दैट ऑफ हिज थिंकिंग। मतलब जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल भी ऑपोजिट हुआ था। उसने जो सोचा था उसके साथ उसके कोई रिलेशंस नहीं आए थे। तो इसमें उसने क्या किया था, सबसे पहले उसने एक वैक्यूम चैम्बर ले लिया था। ठीक है, उसके अंदर उसने लिया था एक लेड का ब्लॉक ले लिया था, ये था लेड ब्लॉक। इसके अंदर फर्दर उसने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था। दिस इज इट, दिस इज व्हाट, लेड ब्लॉक है ये मेरे पास। दिस इज वैक्यूम चैम्बर। सारा एक्सपेरिमेंट था वो वैक्यूम चैम्बर के अंदर ही उसने कंडक्ट किया था। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें डिफरेंट में फॉर्म में अल्फा पार्टिकल मतलब स्कैटर कर रहा था। फिर उसमें से क्या था, दिस इज व्हाट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल बिस्मथ ले लिया उसने। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर इज व्हाट, 83 एंड मास नंबर इज 214। हमें पता है कि जो भी हमने केमिस्ट्री में 9th में भी हमने ये चीज़ पता है कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बिस्मथ इज द सिंबल ऑफ Bi इज द व्हाट, सिंबल ऑफ बिस्मथ, एंड 83 इज इट्स एटॉमिक नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, एंड 214 यानी कि 214 इज इट्स एटॉमिक मास, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। ठीक है, अब इसमें उसने क्या लिया, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ से जो है, जो रे है, यहाँ से इस ब्लॉक में से एक पैरेलल बीम निकल रही है। ठीक है, काफ़ी डायरेक्शंस में जाती है। यहाँ पे क्या लगाया होता है, कॉलीमीटर लगा होता है। व्हाट इज दिस, कॉलीमीटर। कॉलीमीटर क्या है, एक नैरो स्लिट होती है जो क्या करती है, पास करवाती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो उसमें से पैरेलली फ्लो करे या स्कैटर करे, ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में कोई भी रेज ना जाए। तो इसमें से एक पैरेलल आता है, रेज जाती है, कॉलीमीटर allows the parallel beam of light to pass through it। अब यहाँ से जब ये कॉलीमीटर से नैरो स्लिट में से एक नैरो बीम निकलती है, तो उसने उसके आगे लगाया था गोल्ड फॉइल। ये जो गोल्ड फॉइल थी, ये जो रे थी, अल्फा पार्टिकल की जो रे है, ये गोल्ड फॉइल के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही थी। व्हाट इज दिस, दिस इज गोल्ड फॉइल। ये जो गोल्ड फॉइल है, इसकी जो थिकनेस उसने ली थी दैट वाज 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर। इतनी थिकनेस की उसने गोल्ड फॉइल ली थी। उसके बाद जब यहाँ पे उसकी गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की जो रेज आगे फॉल करती है, फिर वो डिफरेंट एंगल्स पे क्या कर रही थी, स्कैटर कर रही थी। यहाँ पे ले लिया कि वो किस डायरेक्शन में, एंगल थीटा, लेट से कि ये जो स्कैटर करी है रे, वो एंगल थीटा बना रही है।
ठीक है, ये जो सारा एक्सपेरिमेंट था वो कैसे हम देख पा रहे थे, उसने एक रोटेटेबल डिटेक्टर लगाया था। जो रोटेटेबल डिटेक्टर है उसके साथ एक तो थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन था, और माइक्रोस्कोप। इसकी हेल्प से जो भी एक्सपेरिमेंट था वो सारा वो देख पा रहा था। ठीक है, दिस वॉज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये सारा कुछ उसका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में था। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या आई थी? ऑब्जर्वेशन थी, फर्स्ट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, इसमें उसने देखा था कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल रेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ एटम्स थी गोल्ड फॉइल के अंदर, ये रही, छोटा सा ही बना रही हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन करी, क्योंकि ऑलरेडी आपने 9th में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इसमें से जो रेस थी, अल्फा पार्टिकल की रेस थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि वो मैक्सिमम जो पार्टिकल की रेज हैं वो स्ट्रेट जा रही हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेज वर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई 8000 में से कोई एक रे ऐसी आती थी जो क्या कर रही थी, 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। अब क्या है, फर्स्ट वॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल rays were traveling in straight line। सेकेंड क्या है, 1 out of 8000 rays थी get deflected at angle 90 डिग्री। थर्ड थी, बहुत जैसे 10,000 में से या फिर हमारे पास इतनी रेज में से कोई एक रे ऐसी होती थी जो अपना पाथ रीट्रेस कर रही थी। जैसे अगर इस तरीके से गई है तो जिस एंगल पे गई है उसी एंगल पे वो वापस आ रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कि ओकेजनली क्या होता था, कोई एक अल्फा पार्टिकल की ऐसी एक रे आती थी जो जितने एंगल पे गई है उतने एंगल पे वापस आ जाएगी। जैसे रीट्रेस इट्स पाथ, यानी कि 180 डिग्री पे जितने पे गई उतने पे वापस अपना पाथ उसने रीट्रेस कर लिया। ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल रे गेट डिफ्लेक्टेड बैक at an angle of 180 degree। ठीक है, दिस वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसके बेसिस पे उसके रिजल्ट्स क्या आए थे। रिजल्ट ये था, मैक्सिमम हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की जो रे है वो क्या कर रही है, स्ट्रेट जा रही है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। वो क्या कर रही है, स्ट्रेट पास कर रही है। कोई भी चीज़ है मैं कब तक सीधी चलती जा सकती हूँ, जब तक मेरे रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रही है। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल का केस था, वो कब तक सीधा चलती जाएंगी, अल्फा पार्टिकल रेस कब तक डिफ्लेक्ट नहीं होगी, जब तक उसके पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आ रही। सो दिस मीन्स दैट जो मैक्सिमम स्पेस है किसी भी एटम में दैट इज एम्प्टी, एम्प्टी है, इसीलिए वो क्या कर रही है, स्ट्रेट पास कर रही है। फर्स्ट इज मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, दैट्स वाई जो स्ट्रेट लाइन जो अल्फा पार्टिकल्स है ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वाई alpha particle rays travel in straight line। ठीक है, सेकेंड उसका रिजल्ट ये था कि जो ज़्यादातर जो क्या होते हैं एलिमेंट है, जैसे एटम है, उसका जो सारा का सारा मास कंसंट्रेट है दैट इज कंसंट्रेटेड इन इट्स सेंटर।
फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेके जाते हैं, जैसे मेरे पास ये क्या है, एक मार्कर है। अब इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है, जब यहाँ पे मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करूँगी तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये गिर जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे क्या करेगा, ये मार्कर है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इट सेंटर ऑफ मास, कि जहाँ पे उसका सारा का सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे दैट इज नॉट एग्जैक्ट सेंटर, इसका हमें ढूंढना पड़ता है। क्यों यहाँ पे इस जगह पे क्यों ये बैलेंस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे इसका वेट ज़्यादा है, इस साइड पे कम है। अब सिमिलरली इज द केस ऑफ एन एटम, उसमें क्या होता है, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स सेंटर। वो जो सेंटर था उसने उसको नाम दिया था न्यूक्लियस। द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स सेंटर, दैट इज, उसने इसको बोला था न्यूक्लियस। ठीक है। अब द थर्ड वाज दैट कि जितने उसने बोला था कि एटम इज स्टेबल। अब जे थॉमसन तो एक्सप्लेन करना फेल हो गया था कि क्यों एटम कैसे स्टेबल होता है। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जितने भी एटम्स के पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर उसके पास 5 प्रोटॉन्स है देन इट विल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो एज अ होल द एटम इज व्हाट, न्यूट्रल। मतलब 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है तो दैट विल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो गया दोनों का आपस में कैंसिल हो गया। सो एज अ होल वो क्या है, एक न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है। एटम एज अ होल इज व्हाट, न्यूट्रल। These were the 3 results of Rutherford scattering experiment. And next is the failure of Rutherford model. अब Rutherford model क्यों फेल हुआ था? According to Rutherford model उसने क्या बोला था कि सेंटर में तो न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन्स जब उसके आसपास घूमेंगे तो वो क्या करेगा, स्पाइरल फॉर्म में घूमेगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पाइरल फॉर्म में घूमेगा लाइक दिस, तो वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी। रेडिएट एनर्जी करेगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो क्या करेगा, फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस पे। अब फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स ही न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर गए तो एटम विल बी व्हाट, अनस्टेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल तो उसने क्या बोला था कि एटम इज व्हाट, अनस्टेबल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली रेडिएट करते हैं एनर्जी बिकॉज दे आर रिवॉल्विंग। जब रिवॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे एनर्जी एंड इट विल अल्टीमेटली फॉल ऑन द न्यूक्लियस। सो दिस वॉज इट्स फेलियर ऑफ व्हाट, रदरफोर्ड मॉडल। एंड नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ से हम एस्टिमेट कर सकते हैं द साइज ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। अब इसमें सबसे पहले मैंने लिया है सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस फील्ड में उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने अल्फा पार्टिकल की जो रे ली है वो क्या कर रही है, मूव टूवर्ड द न्यूक्लियस। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल रे है। कहाँ पे जा रही है वो, न्यूक्लियस की तरफ जा रही है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल जो होता है दैट इज डबली चार्ज ऑफ द हीलियम एटम। अब इसका क्या होता है, दैट इज इसका जो चार्ज होता है, लाइक इसको मैं चार्ज लेती हूँ Q1, दैट इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, दैट इज डबली चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एटम। अब नेक्स्ट, जब भी ये जो अल्फा पार्टिकल रे है दैट मूव करेगी, जब अराउंड क्या जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगी, तो इसको एक रिपल्शन लगती है बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इसको एक रिपल्शन लगती है। दैट रिपल्शन इज कॉल्ड कूलम्बिक रिपल्शन। उसके कारण वो क्या करती है, वापस आएगी। ठीक है, ये जो कूलम्बिक रिपल्शन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया है, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, मैंने लिया जो अल्फा पार्टिकल है उसके इनिशियल मास इज व्हाट, इनिशियल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, या मास इनिशियल का फाइनल भी वही रहेगा, इनिशियल एंड फाइनल मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल रिमेन सेम, दैट इज m। इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट,
इनिशियल वेलोसिटी उसकी मैंने ली है v के साथ, v वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल इधर मूव करना है। सो इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी हाफ mv²। इसको हम ले लेते हैं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद क्या होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय u। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने चैप्टर्स में पिछले चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, फर्स्ट यूनिट्स में क्या है, जो हमारे एटम्स की होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज k q1 q2 अपॉन r0। r0 इज व्हाट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट r0 की अल्फा पार्टिकल है, पहले यहाँ पे गया, कोलम्बिक रिपल्शन के बाद वो वापस रिट्रेस करता है अपने पाथ को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो न्यूक्लियस के सेंटर तक का डिस्टेंस है दैट इज r0। सो दिस इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, r0 को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस। अब q1 हो गया, इसमें सबसे पहले q1 क्या हो गया, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल दैट इज q2e, एंड q2 इज व्हाट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, कितना होता है z इंटू e, z इज व्हाट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, e इज व्हाट इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, u इज इक्वल टू k इंटू q1 की वैल्यू इज व्हाट 2e मल्टीप्लाई बाय q2 इज z e अपॉन r0। यहाँ से मैं r0 की वैल्यू निकाल लूँगी, r0 यहाँ से क्या आ जाएगा, r0 इधर गया, ये मेरे पास हो गया 2k ze² अपॉन u। दिस इज द क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहाँ से मेरे को पता लगता है कि जो r0 है, r0 ये रहा, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ऑब्वियसली न्यूक्लियस का जो साइज होगा दैट इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम। अब जो r0 की वैल्यू कितनी आई है, 2k ze²/u, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी निकाली थी, हाफ mv² दैट इज इक्वल टू u। अब ये जो u की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगी, तो r0 की वैल्यू क्या आ गई, r0 इज इक्वल टू 2k ze² अपॉन क्या आ गया, हाफ mv², तो ये मेरे पास आ गया 4k ze² अपॉन mv²। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट इज व्हाट इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज़ होती है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय b। इसमें क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अल्फा पार्टिकल का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। दिस इज द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जब न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा इट विल मेक एन एंगल ऑफ, कोई भी एंगल है लाइक इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा। अब यहाँ से लेके ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज फार अवे फ्रॉम द एटम, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये मेरे पास क्या आ गया है, न्यूक्लियस। सो इम्पैक्ट पैरामीटर इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस of velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus that is far away from the atom। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद b, और ये कितना एंगल बना रहा है, लेट इट मेक एन एंगल ऑफ थीटा। अब रदरफोर्ड ने एक इम्पैक्ट पैरामीटर का और स्कैटरिंग एंगल का एक रिलेशन दिया था दैट इज b इज इक्वल टू 1/4πε0 ze² cot θ/2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह वैल्यू भी पुट कर सकते हो 1/4πε0 ze² cot θ/2 अपॉन हाफ mv²। This is the relation of impact parameter and scattering angle. This is what impact parameter। अब नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे